डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में समझौता। बीजेपी 128 और शिवसेना 79 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बची 20 सीटों के लिए भी प्लान तैयार। बिहार के पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्री हुए शरीक। सीएम सहित सभी मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि। देवघर में औचक निरीक्षण में संतुष्ट दिखे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। कहा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का है फोकस, बनेगा संथाल का हेल्थ हब। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सरेआम खून खराबा। शिवसेना पार्षद के पति की नृशंस हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस 9 आरोपी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 45 साल पुरानी चिमनी चंद सेकंडों में ध्वस्त। 22 किलो बारूद में गिरी। 150 फीट ऊंची चिमनी, दूर तक गूंजी आवाज। आसमान में दिखा धूल का गुब्बार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी के जन्म दिवस पर राजकीय जयंती समारोह का आयोजन पीसी कॉलोनी कंकड़बाग स्थित सेक्टर ए पार्क संख्या 31 में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय अरुण जेटली जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों का गायन भी किया गया। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के सरकारी मकान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को 10 नंबर रोड स्थित सरकारी आवास से स्थानांतरित कर हार्डिंग रोड में मकान आवंटित किया गया है, लेकिन वे अब भी पुराना मकान खाली करने को तैयार नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग अक्षम्य है और नियमों के अनुसार सरकारी मकान खाली किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के पास कई निजी मकान हैं जहां वे रह सकते हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सरकारी भवन को खाली करना भवन निर्माण विभाग का प्रथम आदेश है। यदि किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो उसे राजनीतिक रूप से अनैतिक माना जाएगा। नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी को सरकारी मकान तुरंत खाली कर अपने निजी आवास में रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि पूरी तरह नियम और कानून से जुड़ा हुआ विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को भी सरकारी मकान खाली करने का आदेश दिया जाना चाहिए। नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है, तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहाँ मर्जी करे वहाँ रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। जमुई में नक्सलियों की गतिविधि में भारी गिरावट आ चुकी है और माना जा रहा है कि जमुई जिले में नक्सलियों का सूपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में जमुई के चरका पत्थर थाना क्षेत्र से बड़ी सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है।
यह वही नक्सली है जिसका हाथ पूर्व में झाझा स्टेशन पर हुए हथियार लूट कांड में था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक नक्सली लखन यादव चिलखाखार गांव का रहने वाला था और फिलहाल ट्रैक्टर चलाकर अपना जीवन यापन करता था। घटना की सूचना के बाद जमुई पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस मामले में झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व नक्सली कमांडर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके पर साक्ष्य और सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। बिहार के जमुई में जसीडी की ओर से झाझा की तरफ जाने वाली मालगाड़ी ट्रेन जो सीमेंट से लदी हुई थी, टेलवा बाजार हाल्ट के 400 मीटर की दूरी पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे नदी में गिर गए एवं 2 दर्जन डब्बे पोल से टकरा के हुए इधर उधर गिर गए। मालगाड़ी में 42 डब्बे थे। पोल संख्या 776 दुर्घटना हुई। मालगाड़ी के चालक एवं गार्ड ने रेलवे को जसीडी एवं सिमुलत्रा स्टेशन प्रबंधक को जानकारी दी। स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार करीब 1 बजे दुर्घटना स्थल पहुंचे। ओपी प्रभारी रवि कुमार, पीडब्ल्यूआई रणधीर कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों तरफ से क्रेन लगाकर राहत कार्य चल रही है। बताते चलें कि टेलवा पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे अप और डाउन की कई दर्जन गाड़ियां जहां तहां रुकी हुई हैं। कई ट्रेनें की रूट डाइवर्ट किया गया है। जसीडी स्टेशन प्रबंधक शंकर शैलेश रात से ही राहत कार्यों में नजर बनाए हुए हैं। आसनसोल डिवीजन के डीआरएम भी घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई। पदाधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे बोर्ड का सुरक्षा कवच क्या हुआ? ये तो मालगाड़ी था, यात्री सवारी ट्रेन दुर्घटना हो जाती तो क्या होता? यह सोचने वाली बात है, इस पर अमल करने वाली बात है। अररिया पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए जोकीहाट थाना क्षेत्र में 280.680 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस कार्यवाही में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जोकीहाट थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि बहादुरगंज की ओर से उजले रंग के योद्धा पिकअप वाहन में गांजा की खेप अररिया की ओर लाई जा रही है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। NH 327E काकन चौक पर वाहन जांच के दौरान संदिग्ध पिकअप को रोका गया। तलाशी में वाहन के डाले के नीचे बने गुप्त कैबिन से 34 पैकेट गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विष्णु पाठक और तेज बहादुर के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। दोनों को NDPS एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर हैं। ये दौरा 3 दिवसीय है। वो 30 दिसंबर 2025 तक झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी, जिसे लेकर राजधानी रांची में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखते हुए सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस क्रम में रांची जोनल IG मनोज कौशिक, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा पुलिस पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों एवं जवानों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार इस ब्रीफिंग में सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया और सभी संबंधित पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से सौंपी गईं। संथाल परगना की राजधानी कहे जाने वाले देवघर को राज्य सरकार ने साल में एक मजबूत स्वास्थ्य हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। एम्स देवघर से लेकर जिले के सदर अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को देवघर सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधारों को लेकर संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के OPD, इमरजेंसी वार्ड, महिला एवं प्रसूति विभाग, दवा काउंटर और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे संवाद कर इलाज, दवाओं और सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सदर अस्पताल में पहले ही तुलना में काफी सुधार देखने को मिला है, जो सकारात्मक संकेत है।
अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां राजधानी रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का बड़ा जुटान देखने को मिला। बजरंग दल से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता तेली बांधा थाना पहुंचकर सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने पहुंचे। इसे संगठन का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। गिरफ्तारी देने वालों में वे लोग भी शामिल हैं जिन पर रायपुर बंद के दौरान मालवीय रोड और अन्य इलाकों में उपद्रव, तोड़फोड़ और हंगामा करने के आरोप हैं। इस मामले में तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पहले से ही अपराध दर्ज किया जा चुका है। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए तेलीबांधा थाना परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कांकेर की जो घटना हुई है, ये पहली घटना नहीं है। ईसाई मिशनरी द्वारा जैसे आदिवासी समाज के भाई बहनों के ऊपर जो हमला हुआ, इसके विरोध में रायपुर बंद का आह्वान, छत्तीसगढ़ का आह्वान सकल हिंदू समाज ने किया था। परंतु कुछ अपराधी तत्वों ने, जैसे मैग्नेटो ने जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक यह कार्य किया। बंद के दिन अगर चैम्बर ने समर्थन किया था कि रायपुर बंद रहेगा, छत्तीसगढ़ बंद रहेगा, परंतु हिंदू समाज को छलावा करने के लिए, उनको षड्यंत्र फंसाने के लिए वहां पर मिशनरी की झांकी लगाई गई और हमारे हिंदू समाज के युवाओं को आकर्षित किया गया। उससे भड़क कर हिंदू युवाओं ने जो किया, हमें गर्व है, वो काम अच्छा हुआ है। आज उसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपनी भी गिरफ्तारी देने जाने वाला है कि जैसे आपको लगता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर गुंडे हैं, तो समस्त हिंदू समाज को धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, वो समस्त गुंडे हैं। हम सबको जेल में भेजिए, जब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा हम भी आपको वापस नहीं लेके आएंगे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन के लोटी स्कूल परिसर में स्थित 45 साल पुरानी, लगभग 36 फीट चौड़ी और 150 फीट ऊंची फ्लोर मिल की चिमनी को 22 किलो बारूद लगाकर उड़ा दिया गया। इस काम के लिए देश के जाने माने विस्फोटक विशेषज्ञ शरद सरवटे को बुलाया गया था, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। शरद सरवटे ने बताया कि चिमनी को ध्वस्त करने के लिए करीब 22 किलोग्राम बारूद और 150 से अधिक होल बनाए गए थे। चिमनी को इस तरह से ब्लास्ट किया गया कि उसका मलबा केवल मैदान में ही गिरे। 8 लोगों की टीम द्वारा ड्रिलिंग का काम किया गया। जेसीबी मशीन की सहायता से चिमनी के निचले हिस्से का एक बड़ा हिस्सा खाली किया गया ताकि विस्फोट के दौरान संतुलन पूरी तरह नियंत्रित रहे। लोटी कॉलेज के पास स्थित यह चिमनी पूर्व में संचालित मिल की है। यह चिमनी काफी पुरानी होने के कारण जर्जर अवस्था में था और दुर्घटना का कारण बन सकती थी। बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति की बड़ी बैठक हुई। इसमें सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बैठक के बाद कहा कि मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संयुक्त रैली कहां आयोजित की जाएगी और चुनाव प्रचार की दिशा क्या होगी, इस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस तरह कुल 207 सीटों पर समझौता हो गया है। बची 20 सीटों पर वरिष्ठता और जमीनी स्तर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। उल्हासनगर में महायुति के सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी, शिवसेना और टीओके के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए। शिवसेना के टीओके के साथ गठबंधन किया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। शिवसेना या बीजेपी के शहर प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी के पास 55 नगर सेवकों का समर्थन है और वो बीजेपी को 23 सीटें देने को तैयार हैं। दूसरी ओर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रदीप रामचंद्रानी ने कहा कि अगर शिवसेना गठबंधन करना चाहती है तो सीट बंटवारे पर स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए। उल्हासनगर महापालिका में कुल 78 सीटें हैं और वर्तमान में शिवसेना टीओके साई युति के पास 58 नगर सेवकों का समर्थन है, जबकि भाजपा के पास 4 नगर सेवक हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। औद्योगिक शहर खोपोली में शिवसेना की
निर्वाचित पार्षद के पति मंगेश कोलेखे की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 से 4 हमलावर धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने कुछ ही पलों में हमला कर फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के अनुसार मंगेश कालोखे सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से ताक में बैठे हमलावरों ने अचानक रास्ता रोक लिया। एक काले रंग की 4 पहिया गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और उसी पल हमला शुरू कर दिया। गाड़ी से उतरे 3 से 4 बदमाशों के हाथों में तेज धार वाले हथियार थे। किसी को संभालने का मौका तक नहीं मिला। ताबड़तोड़ वार किए गए और मंगेश कालोखे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर जा गिरे। कुछ सेकंड की इस हैवानियत ने आसपास मौजूद लोगों को सन्न कर दिया। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां एक दिन बाद फिरौती न देने पर गुरदासपुर के एक और इमिग्रेशन सेंटर पर फायरिंग की गई। यह घटना गुरदासपुर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम नंबर 7 और नए बस स्टैंड मार्केट से सामने आई है। हमलावरों ने जयंत इमिग्रेशन सेंटर के बाहर 5 से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 5 गोलियां सेंटर के शटर पर और एक शीशे पर लगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन शहर में लगातार हो रही बड़ी घटनाओं से लोग डरे हुए हैं और लोगों का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार रात को भी देर शाम सी हब इमिग्रेशन सेंटर पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 2 राउंड फायरिंग की थी। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਇਹ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਹਾਰਡਲੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦਮ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਜੋ इस टाइम ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ बुरे हैं जी। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मंथन प्रोग्राम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उनके संबोधन में गांव की सुरक्षा से लेकर महिला बाल संरक्षण, थाना प्रबंधन, साइबर अपराध, पुलिस प्रशिक्षण, अभियोजन, कारागार सुधार और फॉरेंसिक तक हर पहलू शामिल रहा। सीएम ने साफ कहा कि जनता का भरोसा ही पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इसे जमीन पर मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। बीट पुलिसिंग के समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए। चौकीदार गांव की सामाजिक संरचना और स्थानीय हालात से भली भांति जानते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से अपराध की रोकथाम, समय पर सूचना और त्वरित कार्यवाही संभव होगी। सीएम ने बीट पुलिस के आरक्षियों और दरोगाओं को निर्देशित दिया कि वे गांव में नियमित संवाद, जनसंपर्क और भरोसे का माहौल बनाएं, ताकि कानून व्यवस्था जमीनी स्तर पर मजबूत हो। आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है। और उसके लिए जब उस प्रकार का वातावरण बनाया गया तो वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो पाया और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है।
आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मीडिया उसको बोलते है यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक बहुजन संकल्प जनसभा का आयोजन 29 दिसंबर को किया जाएगा। ये महारैली नॉर्मल स्कूल बारात घर मैदान बिलग्राम चुंगी के पास आयोजित होगी। कार्यक्रम का आयोजन भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी काशीराम के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार यह जनसभा केवल जयंती समारोह नहीं बल्कि संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय पर हो रहे कथित हमलों के खिलाफ निर्णायक जन आवाज बनेगी। जनसभा को भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। ऐसा है, महाराजा बिजली पासी की जयंती है। उस जयंती के अवसर पर 29 तारीख को बहुजन संकल्प महारैली का कार्यक्रम का आयोजन जनपद हरदोई में किया गया, जिसमें भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी आ रहे हैं, उसको संबोधित करेंगे कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में लाखों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार दलित शोषित पीड़ित समाज पर लगातार शोषण हो रहा है और उस शोषण का कोई नेता नहीं है भारत के अंदर जो जवाब देने का काम कर रहा है, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा। लगातार चंद्रशेखर आजाद जी सिर्फ सड़क से लेकर संसद तक लगातार शोषित पीड़ित समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, समाज की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर जनपद हरदोई में भी ये एक महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में हरदोई से, शाहजहाँपुर से, उन्नाव से, सीतापुर से, लखनऊ से बहुत सारे लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैनपुरी के करहल पहुंचे सांसद आदित्य यादव अंकुर का जोरदार स्वागत सत्कार हुआ। पूर्व डीसीबी चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार यादव के यहां सांसद आदित्य यादव चाय पार्टी का वादा निभाने पहुंचे थे। सांसद आदित्य यादव अंकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। सांसद ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो हो रहे अत्याचार इंसानियत के लिए बेहद ही निंदनीय है। सरकार दोहरे चरित्र की करती है बात, सहायता करके कुछ निर्णय भी लेने चाहिए। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की है, ये आगे भी चलती रहेगी और मेलजोल भी होता रहेगा। सपा निमंत्रण देती है, सपा में आए हम पीटीए के लोग हैं, हर समाज को साथ लेकर चलती हैं। कप सिरप कांड की पूरी कथा सपा ने मुखर होकर सबके सामने रखा है। सरकार को आरोपियों को बचाने का नहीं बल्कि कार्यवाही करनी चाहिए थी। बस्ती पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले धर्म के आधार पर फिर जाति के नाम पर लोगों का इस्तेमाल करती है, फिर छोड़ देती है। पंकज चौधरी का जो बयान है वह भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के इस्तेमाल की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, जो उन्होंने इस्तेमाल किया और अब फिर छोड़ दिया जब उनके सम्मान का विषय आया। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के बस्ती के अंदर ही एक उपाध्याय लड़के का काउंटर किया गया था, लगातार जिस प्रकार से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, अगर वो बैठक कर रहे हैं, अपने समाज के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अपने समस्याओं के बारे में बैठक कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा उन विधायकों से भी कहना है कि और खासकर जो ब्राह्मण समाज है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप देखिए आपका हित कहाँ है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।